आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज है 1 जून, दिन हुआ है मंगलवार। सुबह से लेकर शाम तक अब तक जो कुछ घटा वो लेकर हाजिर हैं हम आज तक रेडियो पर इस शाम के न्यूज पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। कोरोना ने अब तक इतने लोगों को प्रभावित नहीं किया जितना बेरोजगारी ने किया है। तो क्या कंडीशन है मुल्क की और ये दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है, ये जानेंगे अंशुमान तिवारी से, जो इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक हैं और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों पर खुलकर बोलते हैं। इसके अलावा आज के पॉडकास्ट में यूपी में चुनावी तैयारी के बारे में बात होगी, क्योंकि कम से कम सत्तारूढ़ भाजपा के खेमे की एक्टिवनेस देखकर तो यही लग रहा है कि चुनाव आ गए हैं। आरएसएस की तरफ से बीजेपी में नियुक्त किए जाने वाले संगठन मंत्री बीएल संतोष ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं लखनऊ में। समझेंगे कि माजरा क्या है। और कुछ साल पहले नेस्ले के प्रोडक्ट्स पर बहुत विवाद हुआ था, शायद आपको याद हो। एक सुगबुगाहट अब फिर उठी है, क्यों और कैसे ये बताएंगे। और लास्ट में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के एक दावे की बात होगी। दावा ये था कि 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी। अब हम डेटा के नजरिए से देखेंगे कि अगर ये दावा पूरा करने के लिए सरकार सीरियस है तो फिर वैक्सीनेशन की स्पीड क्या रखनी चाहिए। मगर पहले हेडलाइन सुनते हैं प्रतीक वाघमारे से। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की आज शाम बैठक शुरू हुई। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल रहे। 12वीं के एग्जाम करवाए जाएंगे या नहीं और किस तरह से कराए जाएंगे, इस पर चर्चा हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से आज निधन हो गया। वो 11 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश भर के डॉक्टरों ने आज एलोपैथ पर रामदेव बाबा के विवादित बयानों से खफा होकर काला दिवस मनाया। डॉक्टरों ने अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान देश भर में मरीजों के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार देने के लिए आज हैदराबाद में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का सबसे बड़ा शिपमेंट पहुंचा है। करीब 30 लाख वैक्सीन की डोज आज पहुंचाई गई है। दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी आज से शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है। और भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को WHO ने डेल्टा नाम दिया है, जबकि यहां मिले एक दूसरे वेरिएंट B.1.617.1 को कप्पा नाम दिया गया है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना ने पिछले साल भारत का पीछा पकड़ा था, अब तक छोड़ा नहीं है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं और करोड़ों ने इसके हमले के खिलाफ अब तक जंग लड़ी है। इससे निजात पाने के लिए सरकारों ने कई उपाय किए। वैक्सीनेशन ड्राइव चली और लॉकडाउन भी लगे। जैसे वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स देखे गए, उसी तरह लॉकडाउन के भी हैं। लेकिन लॉकडाउन के जो नुकसान हुए बहुत व्यापक थे। इसे ऐसे समझिए कि इस पूरे दौर में देश भर के 97% परिवारों की कमाई घट चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिनके रोजगार छिन गए। ये आंकड़े पेश किए हैं CMIE ने, और ये एक प्राइवेट थिंक टैंक है। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये जो बेरोजगारी दर है जल्दी ही बढ़कर 12% तक पहुंच जाएगी। और हमने इन आंकड़ों को लेकर बात की इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक अंशुमान तिवारी से। उनसे पूछा कि पिछले साल मई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 23.5% और देश में पूरा लॉकडाउन था। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। फिर स्थिति खराब क्यों हो रही है? क्या ये एक्सपेक्टेड था? इस आंकड़े में कई सारी चीजें नहीं है। पहली चीज तो ये आंकड़ा पिछले साल की जो बेरोजगारी है उसके अलावा है, उसके अतिरिक्त है। हमने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं देखा पिछले पूरे साल में जब भारत में बेकारी की दर किसी भी समय 7-8% से नीचे गई हो। लॉकडाउन के दौरान तो 22-23% के आसपास थी, लेकिन उसके बाद के महीनों में भी जब इकोनॉमी ओपन होना शुरू हुई थी सितंबर के बाद से, तो थोड़े बहुत रोजगार लौटना शुरू हुए थे। मिडिल क्लास की नौकरियां नहीं लौटी थी, बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं लौटे थे। केवल थोड़ी बहुत नौकरियां, काम हमको चलता दिखाई दिया था, जो कि
डेली वेजेस कर्मचारियों का था। अब लॉकडाउन सीमित होने के बावजूद 1 करोड़ नौकरियां गई हैं। यानी जो तर्क देकर लॉकडाउन को सख्ती से नहीं लगाया गया था कि साहब हम बहुत ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन नहीं करना चाहते पूरे देश में क्योंकि इससे हम इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, तो वो तो नहीं हुआ। इकोनॉमी का जो कल आंकड़ा आया है हमारे पास अप्रैल और मई का, वो भी बता रहा है कि माइनस में है सारी चीजें, और 1 करोड़ लोगों की नौकरियां भी चली गई। और इसके अलावा ये नौकरियों को इस रोशनी में भी देखा जाना चाहिए कि इसके साथ बहुत सारी मौतें हुई हैं ग्रामीण और नगरीय इलाकों में। ये क्राइसिस ये रिफ्लेक्ट करता है। लॉकडाउन के बाद अगर ताजे आंकड़े में 12% की बेकारी दर अपने आप में सबसे बड़ी बेकारी दर है पिछले साल की। अंशुमान जी, कोरोना की चपेट में भारत तो नहीं है अकेला, पूरी दुनिया के बहुत सारे देश हैं। तो बेरोजगारी वाले एंगल से यदि देखें तो क्या उन देशों की भी स्थिति इतनी ही खराब है, और यदि नहीं तो फिर हमसे चूक कहाँ हुई? बेकारी की स्थिति हमारे यहाँ उतनी हमारे यहाँ ज्यादा भयावह है, बाकी देशों में नहीं है। अगर आप तुलना किससे करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप अफ्रीका से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से तो तुलना नहीं करेंगे, आप तुलना करेंगे यूरोप के देशों से, आप अमेरिका से, चाइना से तुलना करेंगे, जिनको हम एस्पायर करते हैं, जिनकी तरफ हम देखते हैं। यूरोप के देशों ने और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने, चाहे वो साउथ कोरिया हो या बाकी देश हो, उन्होंने 2 बड़े काम किए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान और बीमारी के दौरान अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें सुरक्षित की, उनको पेचेक प्रोटेक्शन दिए, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए, उन्हें जो इलाज के खर्च थे वो माफ किए, उनके जो कंट्रीब्यूशन थे पेंशन और प्रोविडेंट फंड के, उनको कंपनियों ने या सरकार ने पे किया। तो लोग घर पर बैठे रहे, इकोनॉमी बंद रही, इकोनॉमी माइनस में गई, लेकिन लोगों के पास गरीबी नहीं आई, उनके हाथ में पैसे रहे। जैसे ही वो इकोनॉमी ओपन होना शुरू हुई, वैक्सीन लगने शुरू हुए, लोग बाहर आए, उन्होंने खरीदारी शुरू की, और इसलिए हमको दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी जहाँ इतनी बुरी हालत थी कोविड से पिछले साल, वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया है, शॉपिंग शुरू हो गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी दिखाई दे रहा है। भारत में इसकी बिल्कुल उल्टी और विपरीत परिस्थिति हुई। पिछले साल के लॉकडाउन ने पूरी इकोनॉमी डिवास्टेट कर दी। हम आज भी ताजे आंकड़े में -8 7.5% के आसपास बैठे हुए हैं, और दूसरे वाले हिस्से ने तो दूसरी लहर ने लोगों की जान बहुत बड़े पैमाने पे ली, और बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। तो रोजगार का तो समाधान है, बेकारी का समाधान तो पिछले साल भी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, उससे पहले भी नहीं कर पाई थी। पर इस साल जो समस्या आई है उससे लोगों की गरीबी भी बहुत ज्यादा बढ़ी, और इसके साथ जो मौतें हुई हैं, खासतौर पर घर में जो कमाने वाले लोगों की, जो अर्निंग मेंबर्स की मौतें हुई हैं, उसने बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में लंबी गरीबी और लंबी बेकारी के संकेत। अच्छा, इस बेरोजगारी का प्रभाव हमें आने वाले दिनों में कैसे देखने को मिलेगा सर, और क्या देखने को मिलेगा? और देखिए, अमेरिका जैसे देशों में तो मास्क फ्री हो गया है सब, और इधर हम हैं जो तीसरी चौथी लहर से घबरा रहे हैं। देखिए, रोजगारों की वापसी वैसे नहीं होती, रोजगार जैसे जाते हैं, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। जितने लोग नौकरियों से निकाले जाते हैं, उसके आधे 1/3 ही रखे जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्र जहां से नौकरियां गई, वहां लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो गई, तो दोबारा शुरू ही नहीं होंगी। बहुत सारी जगह बड़ी कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया। तो एक बार जब मंदी आती है या रिसेशन आती है या कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो एम्प्लॉयमेंट का मार्केट बुरी तरह ध्वस्त हो जाता है। अगर आप मान के चलिए कि पूरे पिछले एक साल में भारत में मान लीजिए 5 करोड़ रोजगार गए हुए हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति में भी उसमें से 1 या 2 करोड़ रोजगार ही वापस लौटेंगे, पूरे 5 करोड़ रोजगार वापस नहीं लौटेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये वापसी भी तब होगी जब भारतीय अर्थव्यवस्था के अपना पुराना घाटा पूरा करते हुए, जो पिछले साल हुआ था, इस साल जो होने वाला है उसे पूरा करके ग्रोथ के फेज में पहुंच जाए, यानी 7% से ऊपर की शुद्ध ग्रोथ आ जाए, जो अभी बहुत दूर दिखती है। अभी हम क्या होगा, अगले साल 0 पर होंगे, फिर उसके बाद 1 पर होंगे, 2 पर होंगे, 3 पर होंगे, तब जाकर हमें ग्रोथ आएगी। तो हमें बेकारी का ये जो दौर है, ये लंबा 3-4 साल तक कम से कम जाएगा, ऐसा लगता है। दूसरी चीज, तात्कालिक तौर पर इसका असर बाजार पे दिखाई दे रहा है। कंजम्पशन गिरा हुआ है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। फूड प्रोडक्ट से लेकर FMCG से लेकर, अगर आप मिडिल क्लास भी इन बेकारों में शामिल, अगर उनकी खरीद देखिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या वो क्लॉथिंग्स हो, उन सारी चीजों की खरीद पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। तो बेकारी इसलिए खतरनाक होती क्योंकि ये लंबी मंदी की वजह बन जाती है। अब जो लोग रोजगार से बाहर हैं, नौकरियों से बाहर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो खर्च नहीं कर रहे हैं, और वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो दुकानों पे माल नहीं बिक रहा, कंपनियों में माल नहीं बन रहा है। तो और आगे खतरा है कि जब तक डिमांड नहीं आएगी, तो जहां जहां काम हो रहा था वहां से लोग और निकाल दिए जाएंगे। तो ये एक तरीके का विशेष साइकिल है, ये अभी टूटता फिलहाल नहीं दिख रहा।
यूपी में भाजपा एकदम चुनावी मोड में आ चुकी है। कोरोना से लड़ने में लापरवाही के तमाम आरोपों के बीच पार्टी पूरे फोकस से पहले पंचायत चुनाव लड़ रही थी और अब वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी में संगठन मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं फिलहाल बीजेपी में, और आजकल लखनऊ में है, लगातार बैठकें कर रहे हैं कई दिनों से। आज सबसे पहले वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिले, फिर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मुलाकात हुई और इसके बाद उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलकर योगी सरकार के कामकाज का जायजा लिया। मंत्रियों के साथ भी उनकी बैठक चल रही थी और माना यह जा रहा है कि ये जो है सब संगठन और सरकार में बदलाव की भूमिका बन रही है। तो हमने इस बारे में बात की रामदत्त त्रिपाठी से। रामदत्त जी 3 दशकों से ज़्यादा वक्त तक सूबे की सियासत कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनसे हमने पूछा कि ये पहली बार है जब योगी के कार्यकाल में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के नेता अलग अलग तरह से फीडबैक ले रहे हैं, तो क्या संगठन के स्तर पर कोई फेरबदल दिखने वाला है या सरकार में कुछ बदलेगा? देखिए, अब क्या होगा ये तो अभी कहना जरा मुश्किल है, प्रीमेच्योर है। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि बेचैनी है, पार्टी में भी है, सरकार में भी है। और ये बेचैनी बढ़ी है हाल ही में, जबकि ये कोरोना बीमारी को लेकर के यूपी में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, काफी असंतोष है, आम लोगों में भी है, बीजेपी के नेताओं में भी, कार्यकर्ताओं में है। और शायद यही रिफ्लेक्ट हुआ, जो सरकार से नाराजगी रिफ्लेक्ट हुई, जो पंचायत के चुनाव रहे। तो पंचायत चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, मुझे लगता है कि वो एक ट्रिगर पॉइंट आ गया है कि अब बीजेपी में मंथन चल रहा है कि कैसे अगले विधानसभा चुनाव में जाएंगे, क्या तैयारी करें। और ये अचानक नहीं हुआ है। देखिए, ये पहले से इसकी पृष्ठभूमि चल रही थी और वो तब प्रकट हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने जो पीएमओ के एक अफसर हैं, आईएएस अफसर, जिनका कार्यकाल काफी बाकी था, उनको सेवा से रिजाइन करा के यूपी भेजा और वो एमएलसी तो बन गए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री योगी जी ने, जैसा कि चर्चा थी कि इनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और कहते हैं कि योगी जी ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक और पावर सेंटर हो गए। तो बीजेपी नेतृत्व कोशिश ये कर रहा था कि योगी जी को बनाए रहते हुए ही कुछ उसमें सुधार किए जाएं या कुछ नकेल डाली जाए, क्योंकि योगी जी के बारे में पार्टी के अंदर ये परसेप्शन है कि वो किसी से सलाह मशविरा नहीं करते और या ये कहें कि पावर शेयरिंग नहीं करते। उसकी वजह से बहुत नाराजगी विधायकों में, सांसदों में और मंत्रियों में है। तो अब ये जो सेंट्रल टीम आई है, जिसमें संगठन मंत्री हैं भाजपा के बीएल संतोष जी हैं और उनके एक प्रभारी हैं, तो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, ये लोग मिलके इस समय पार्टी दफ्तर में सबसे तो क्या, मंत्रिमंडल के लोगों से, जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, और जो मंत्री लोग हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, इन सब से उन्होंने अलग अलग बातचीत करके और ये जानना चाहा है कि भाई कैसे, क्या कैसे सुधार हो सकता है। ये भी चर्चा चल रही है कि शायद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी बदला जाए, और नाम उभरा इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि क्या होगा। पर कहते हैं कि इससे स्वतंत्र देव सिंह खुद नाराज हो गए हैं और स्वतंत्र देव सिंह जो वहां का समीकरण है उसमें मुख्यमंत्री के करीब हैं, जबकि वहां जो दूसरा खेमा है वो बंसल जी हैं जो पार्टी के संगठन संभालते हैं। तो अब ये देखना है कि ये लोग जब लौट के जाएंगे, जाहिर है कि वहां तो कुछ अनाउंस नहीं करेंगे, और ये इन्होंने क्या मैसेज किया है 1-to-1 मंत्रियों को, और क्या दिल्ली में जाएंगे तो क्या फाइनल बनेगा, क्योंकि इस समय निर्णय लेना आसान भी नहीं है, क्योंकि चुनाव से 8-9 महीने पहले को नाराज करना शायद संभव नहीं होगा, वो भी तब जबकि बीजेपी चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है और हिंदुत्व के लिए योगी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है उनके पास। अच्छा, जिस तरह की सक्रियता बीजेपी ने दिखाई है रामदत्त जी,
ये समय रहते तैयारी है या फिर पार्टी नर्वस है, समझ रही है कि कई संकटों के कारण उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ रही है राज्य पर? नहीं, पकड़ तो ढीली पड़ी है और उसमें कई फैक्टर्स हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस शामिल है, उसमें केंद्र सरकार की भी परफॉर्मेंस शामिल है, यानी योगी मोदी दोनों की परफॉर्मेंस शामिल है। देखिए, अर्थव्यवस्था बहुत चौपट है, इतनी बेरोजगारी है और यूपी में तो खास करके लोग बड़े शहरों से लौट के जो आए हैं माइग्रेंट लेबर्स, उनको काम का कोई उस तरह से कहा जरूर गया था कि उनको यहीं काम दिया जाएगा, साल भर हो गया, नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है। फिर कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, जबकि और राज्यों में इतना मिसमैनेज नहीं हुआ। तमिलनाडु है, केरला है, आंध्रा है, या ये सब व्यवस्था बेहतर थी और यहाँ पर बड़ा भब्बड़ हो गया, हॉस्पिटल्स में भीड़ हो गई, लोगों को बेड नहीं मिले और ये शायद अकेला राज्य है कि नदियों में जो है लाशें इतनी उतराई या बालू में लोगों ने गाड़ी, तो काफी मिसमैनेजमेंट कई लेवल पे रहा। यहाँ जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो भी नाराज हैं कि उनके हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, तो उससे लोगों का विश्वास बहुत टूटा है। और तो और बीजेपी के लोगों का विश्वास टूटा है, क्योंकि उनके लोग जब घर परिवार में बीमार हुए और बेड नहीं मिला या एम्बुलेंस नहीं आई या वेंटिलेटर वाला नहीं मिला, तो इसको लेके काफी, तो बीजेपी मतलब अब चुनाव से पहले कोई भी रूलिंग पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसका वर्कर जो है वो निराश हो, हताश हो। तो कुछ खींचतान तो है। और देखिए, एक चीज मैं बताऊं, ये बड़ा सहज और स्वाभाविक होता है कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, सबसे बड़ा प्रदेश है, और तो उसको इतनी राजनीतिक ताकत होती है कि वो प्रधानमंत्री के सपने देखने लगता है और उससे दिल्ली फिर डरने लगती है। वो एक अविश्वास का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अभी कुछ ही साल हुए हैं जब नेस्ले के प्रोडक्ट्स पर हमने खूब कंट्रोवर्सी देखी थी। चॉकलेट और मैगी को लेकर खासकर पब्लिक में फिक्र थी कि ये हमारी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। उस वक्त नेस्ले ने हर मुमकिन कोशिश की थी ये बताने की कि उनके सारे प्रोडक्ट्स सेफ हैं, लेकिन अब खुद यही कंपनी मान रही है कि उसके 60% फूड और ड्रिंक्स सेहत के लिए ठीक नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इस साल की शुरुआत में एक मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान कहा गया कि कंपनी के फूड और बेवरेज प्रोडक्ट्स में महज 37% ऐसे हैं जिनकी रेटिंग ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम में 3.5 से ऊपर है। इस सिस्टम में जो हाईएस्ट रेटिंग है वो 5 है। तो अब सवाल यह है कि क्या पैकेट वाला खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है? तो ये बता रही हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर रितु राणा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और आजकल काफी चर्चा में भी है। मैं कहना चाहूंगी, ये निर्भर करता है 2 बातों पर। पहली बात, पैकेज फूड की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है, मतलब उसकी पोषक तत्व रूपरेखा क्या है। अगर उसमें फैट, शुगर या सॉल्ट, ये 3 न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, जिससे हमें 3 तरह की बीमारियां हो सकती हैं: मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग। दूसरी बात जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कहना चाहूंगी कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की जो जानकारी है वो हमें ध्यान देना है कि वो प्रति 100 ग्राम दी गई है या प्रति 500 ग्राम दी गई है या कुल वजन के बराबर है। यदि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल 100 ग्राम वजन के लिए दी गई है और हम पूरा पैकेज फूड खाने वाले हैं जो कि मान लीजिए 500 ग्राम है, तो हमें पोषक तत्व की 5 गुना मात्रा मिलेगी, जो कि हमारी डेली रिकमेंडेड इंटेक से ज्यादा हो सकती है और इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर रितु, ये बताइए कि हम इन पैकेज्ड फूड आइटम्स को खरीदने से पहले क्या देखें, क्या परखें, ताकि इससे होने वाले नुकसान से बच सकें? जी जरूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान रखें जब हम ये पैकेज फूड खरीदने जाएं। हमें पैकेज फूड की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यदि हमें ऐसा पाया कि इसमें अधिक मात्रा में फैट, शुगर या सॉल्ट है, तो उसे या तो हम नहीं खरीदें या फिर कभी-कभी खरीदना चाहिए, ना कि बार-बार। यदि हम इस बात का ख्याल रखेंगे तो हम अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से बचाने में सफल हो सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल और है मेरा, ये कैसे तय करें कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हेल्दी रहा जा सके? जी बिल्कुल। सेहतमंद रहने के लिए हम अपने रोज के खाने में हमें डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। मतलब हम एक ही टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए, बल्कि तरह तरह के फूड आइटम हमें खाने चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी लोगों से कि वो पैकेज फूड या रेडी टू ईट फूड ना खरीद कर ताज़ी फल और सब्जियों को प्राथमिकता दें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस तरह बीमारियों को भी अपने आप से दूर कर सकते हैं। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। वैक्सीनेशन की किल्लत और मौजूदा रफ्तार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स के बंद होने, फिर शुरू करने और उनकी धीमी रफ्तार की खबरें आती भी रही हैं। हमने भी पिछले महीने से स्पीड को देखकर यह अनुमान लगाया था कि अगर यही चला तो देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने में 3.5 साल लग जाएंगे। हालांकि सरकार की दलील इससे अलग है। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह दावा किया था कि 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर प्रॉपर रोड मैप बना चुका है। तो इसके लिए हमने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के सम्राट शर्मा को फोन मिलाया और उनसे आंकड़ों के आधार पर समझा कि 31 दिसंबर तक सभी एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लग जाए, इसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव की। सुनने में ये आंकड़ा काफी ऑप्टिमिस्टिक लगता है, सकारात्मक लगता है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक नहीं है। ऐसा अगर सरकार दावा कर रही है तो आप आउटराइटली इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि अभी जो वैक्सीनेशन का पेस चल रहा है वो लगभग 16 लाख वैक्सीन पर डे के हिसाब से चल रहा है और अगर अगले 212 दिन के आसपास है साल खत्म होने में, अगर आप 1 जून से लें तो उसमें 70 लाख पर डे का हमें एवरेज चाहिए। अब देखने में ये लग रहा है कि अभी 16 लाख है और आपको 70 लाख चाहिए, लेकिन इतना बड़ा गैप ये है नहीं। 16 लाख जनवरी से है एवरेज, लेकिन मई के लास्ट के वीक्स में ये काफी बढ़ा है। 16 लाख पर डे से बढ़कर इसका एवरेज 20 लाख पर डे हुआ और अब लास्ट वीक ये 25 लाख पर डे था। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आगे वैक्सीनेशन का सप्लाई बढ़ने भी वाला है, तो इसीलिए ये आंकड़ा 70 लाख पर डे हमें एवरेज चाहिए जून से, तब जाकर दिसंबर में हम भारत की कुल आबादी को, जो एडल्ट आबादी है जो कि लगभग 86.5 करोड़ है, उसको पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाएंगे। अच्छा सम्राट, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत हद तक रियलिस्टिक है, इसका कैलकुलेशन क्या है फिर, किस तरह ये मुमकिन होगा? हाँ, तो अगर इसका कैलकुलेशन मैं बताऊं कि कैसे ये संभव हो सकता है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये संभव होगा ही, पर सरकार जितना वादा की है अगर उसको पूरी तरह से निभाए तो ये संभव हो सकता है। अब इसका कैलकुलेशन मैं थोड़ा बताऊं। 86.5 करोड़ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से जो सेंसस प्रोजेक्शन का डेटा आता है, उसके हिसाब से 86.5 करोड़ भारत की कुल एडल्ट पॉपुलेशन है। अब 86.5 करोड़ मतलब है कि 173 करोड़ डोजेस, क्योंकि एक आदमी को 2 डोज लगता है, 173 करोड़ डोजेस में लगभग 20-21 करोड़ हो चुका है अभी तक। तो हमें अभी 151 करोड़ डोजेस लगाने हैं। तो 151 करोड़ डोजेस अगर आप जैसे सरकार ने वादा किया है कि अगस्त से हर महीने 25 करोड़ डोजेस मुहैया कराए जाएंगे, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने हो गए, तो ये 25 बचे 125 करोड़ ये हो गया। फिर जून में बोला है कि 12 करोड़ डोजेस मुहैया कराएंगे, और अगर मान लेते हैं कि जुलाई में भी 12 ही करोड़ कराए तो भी ये 150 करोड़ हो गया, और अभी जो 20 करोड़ हमने अभी तक लगा ही दिए हैं तो वो 170 करोड़ हो गया। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक फिगर नहीं है, ये संभव है और ऐसा हो सकता है, बशर्ते वैक्सीनेशन की पूरी सप्लाई हो और ओवर नहीं, जितना वादा किया गया है उतनी ही सप्लाई अगर हो जाए तो भारत का कुल आबादी पॉपुलेट हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो पाया तो इतना तो श्योर है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, क्योंकि कम से कम 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुका होगा।
और अब वक्त है विदा लेने का। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक बागमारे ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेगी। आपके पॉडकास्ट कैसा लगा हमें मेल करके बताइएगा। बहुत लोगों के मेल आते हैं, हम शामिल भी करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं हमें कुछ बताना तो radio@aajtak.com है ही। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपनी बात कह सकते हैं, हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे यानी नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान मैं उनका करता हूँ जो किसी को रास्ता बताने में इतना इन्वॉल्व महसूस करते हैं, गुटखा थूक देते हैं, बीड़ी बुझा देते हैं, फिर आपको रास्ता बताते हैं। वो लोग सबसे सम्मानित हैं। वो ऐसा नहीं कि रास्ता बता के भूल जाते हैं। जिनके घर वो गए थे जल निगम वाले के यहाँ, वो जब मिलेंगे उनको हफ्ता 10 दिन बाद बजरिया में, है ना, भैया वैद्यनाथ बुद्ध के कौनो आप यहाँ आए रहे? हाँ, रास्ता हमसे पूछते रहे, फिर हम उनका बतावा एक थे मारुति में 6 मनई बैठ है, बैन हो तो हम बैठ जाए, फिर हम लेकिन उनका बताए पहुंच आए गए रहे ना, एक मालदार बढ़िया आदमी लगते रहे, ठीक ठाक रहे। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।